अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। जर्मन फुटबॉल लीग बायर्न म्यूनिख और लिवरकूजन के दरमियान खेले जाने वाला मैच बगैर नतीजा खत्म हो गया। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में दो गोल करने में कामयाब हुई। इस वीकेंड प्रीमियर लीग में होगा बड़ा मुकाबला। न्यूकैसल और ब्रेंटफोर्ड करेगी आमना सामना। किस टीम का पलड़ा कितना है भारी, देखिए आज के प्रोग्राम में। मार्को विराटी का पीएसजी में सफर हुआ तमाम। क्लब और फैंस ने किया शानदार रुखसत। आर्सेनल के कोच मिकेल आर्टेटा ने पिछले सीजन कामयाबी का राज किस खिलाड़ी को करार दे दिया। रियल मैड्रिड के लुका मॉड्रिच की तौसीह के हवाले से क्लब के चीफ का बड़ा बयान सामने आ गया। मुस्तकबिल के बेहतरीन खिलाड़ी लमीन जमाल और बाल्डा का बार्सिलोना के साथ हुआ नया मुआहदा। जेडन सैंचो, जिन पर असॉल्टिंग के इल्जामात थे, उनको लेकर एरिक्टन हैग हैं आजकल बहुत परेशान। माजी में यूवेंटस के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या करने वाले हैं यूवेंटस के साथ। आज प्रोग्राम में देखिए 2023 में पाकिस्तानी विमेंस फुटबॉल टीम की कारकर्दगी कैसी रही। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की बैनुल-अक़वामी दर्जा बंदी का जिम्मेदार आखिर है कौन। हमें पाकिस्तान के बाद से अब तक फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग पाकिस्तान हमेशा रहा नाकाम। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी फुटबॉल स्किल्स की वीडियो बनाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको फीचर करेंगे अपने प्रोग्राम में और बनेंगे तमाम लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। प्रोग्राम में अब नजर डालेंगे जर्मन बुंडेसलीगा में होने वाले मैच। जी हाँ, लिवरकूजन वर्सेस बायर्न म्यूनिख के दरमियान ये मैच जो कि 2-2 गोल से बराबर रहा है। और पिछले साल की दिफाई चैंपियन बायर्न म्यूनिख आकर ये मैच जीतने में नाकाम क्यों हुई, और लिवरकूजन जो कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप कर रही है, उन्होंने एक दफ़ा फिर मैच जो है वो ड्रॉ करके टेबल पॉइंट्स पे अपनी पोजीशन जो है वो मजीद मुस्तहकम कर ली है। बायर्न के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था और मेरा ख्याल है लिवरकूजन के लिए जो उन्होंने ये ड्रॉ किया है ये भी उनके लिए विन विन सिचुएशन है। इस मैच का क्या एक्शन था, कहाँ पे किसने क्या गलतियाँ की और कहाँ पे क्या ऑफसाइड हुए, और कुछ ऐसे डिसीजंस भी थे जिनको लेकर बायर्न ने बाद में एहतजाज भी किया। जी हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही थ्रिलिंग मैच जहाँ पर पहला गोल हैरी केन जो कि अभी न्यू साइनिंग थे बायर्न म्यूनिख में आया है टॉटनहम की तरफ से और आते ही अपने जलवे दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस मैच में भी पहला गोल उन्होंने साने को जो कॉर्नर मिला था, उन्होंने कॉर्नर किक ली थी, उस पर गोल किया हेडर के थ्रू, बहुत ही शानदार गोल। उसके बाद फिर मैच में काफ़ी जो है वो थोड़ी सी खामोशी रही, उसके बाद इक्वलाइजर किया लिवरकूजन की तरफ से ग्रिमाल्डो का, क्या ही खूबसूरत फ्री किक थी, बहुत ही शानदार गोल। थॉमस टुखल के भी आपने रिएक्शन उस पर देखे और ये वो गोल था जिसने इस मैच को बराबर कर दिया। उसके बाद 86 मिनट तक इस मैच में कोई टीम गोल स्कोर नहीं कर पाई, दोनों को चांसेस मिले। एक जो है बोनीफेस की तरफ से गोल किया गया था लिवरकूजन की तरफ से, लेकिन उसको ऑफ साइड करार दे दिया गया, जिस पे जो है वो ऑफ कोर्स लिवरकूजन ने बुरा भी बनाया कि ये ऑफ साइड शायद नहीं था। एनीवेज उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर 86 मिनट में गोरेट्स्का जो है उन्होंने गोल किया और ये गोल वो था जिसने बायर्न म्यूनिख को सबकत दिला दी। 2-1 से अब मैच जारी था और उसके बाद लिवरकूजन के थॉमस टुखल भी परेशान थे और लिवरकूजन भी परेशान थी क्योंकि मैच हार रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ कि पेनल्टी मिल गई। 94 मिनट जब मैच के पूरे हुए वहाँ पर एक पेनल्टी मिली, VAR पे उस डिसीजन को चेक किया गया और उस डिसीजन के बाद जो है वो पेनल्टी मिली, जिसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद इस पे काफ़ी शोर भी जो है वो मचाया बायर्न के जो है वो कोचेस ने भी और मैनेजमेंट ने भी कि ये पेनल्टी नहीं थी, लेकिन वो पेनल्टी जो थी उस पर प्लेसियस ने पूरा फ़ायदा उठाया और मैच के आखिरी लम्हात में वहाँ गोल करके इस मैच को 2-2 गोल से बराबर कर दिया। और ये मैच की सूरत हाल थी, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर अभी लिवरकूजन जो है वो पहले भी टॉप पर थी और इस मैच के ख़त्म होने के बाद सोचा जा रहा था कि बायर्न म्यूनिख जो है वो ये मैच जीत सकती है। हमने अपने पिछले शोज़ में भी प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर जो प्रेडिक्शन हमने की थी और जो हमने आपको बताई थी वो लिवरकूजन की ही बताई थी कि लिवरकूजन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। फैंस को लगता है कि लिवरकूजन ये मैच जीत सकती है और यही हुआ। जीती तो नहीं है लेकिन हार बराबर करके भी जो है वो पॉइंट्स टेबल पर बर्तरी ले गई है बायर्न म्यूनिख से और 4 मैचेस में 3 जीते हैं उन्होंने, एक जो है वो ड्रॉ किया है, हारे कोई नहीं है। बायर्न म्यूनिख भी 4 में से 3 जीते हैं, एक ड्रॉ किया है और ये वही ड्रॉ है जो ये मैच हुआ है। उसके बाद हारे कोई नहीं है, 10-10 पॉइंट्स हैं दोनों के, लेकिन गोल एवरेज की वजह से यहाँ पर लिवरकूजन जो है वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप करी और आई थिंक ये एक वो पहाड़, ये चोटी थी जिसको सर करना बहुत मुश्किल था लिवरकूजन के लिए, लेकिन उन्होंने कर लिया है इस सीज़न में बायर्न से ये मैच जीतकर। बायर्न को सोचना होगा कि क्या हुआ उनके साथ, क्यों वो मैच नहीं जीत सके। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, मैच स्टैट्स
जी आप देख रहे हैं थॉमस टुखल की बायर्न म्यूनिख के बस 16 शॉट्स उन्हें मिले, 13 शॉट्स मिले याबी अलोंसो, जिन्होंने बेहतरीन खिलाया है लेवरक्यूजन को। पिछले साल भी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिलवाई थी और इस दफ़ा भी आप जैसे कि देख रहे हैं बायर्न जैसी टीम को दिफाई चैंपियन थी, उनको टफ टाइम दिया और बराबर के लिए मैच। शॉट्स ऑन टारगेट देख रहे हैं 5 थे लेवरक्यूजन की तरफ से, 9 थे बायर्न म्यूनिख की तरफ से। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 9 शॉट्स ऑन टारगेट पे जो है वो सिर्फ 2 गोल करने में कामयाब हुई है बायर्न म्यूनिख। कहीं ना कहीं कुछ मसला चल रहा है बायर्न म्यूनिख के साथ, क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। पोजीशन आप देख रहे हैं 52% बायर्न म्यूनिख की थी, 48% लेवरक्यूजन की थी। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। फाउल दोनों टीम्स ने 6 दिए हैं। येलो कार्ड्स 3 मिले हैं यहाँ पर लेवरक्यूजन को, कोई भी नहीं मिला यहाँ पर बायर्न म्यूनिख को। कॉर्नर्स 4 मिले हैं लेवरक्यूजन को, जबकि 7 मिले हैं बायर्न म्यूनिख को, जिसमें एक पर उन्होंने गोल भी किया हैरी केन के हेडर के थ्रू। और हैरी केन ने तो परफॉर्म किया है, उन्होंने साबित किया है वो अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन ये जो 9 शॉट्स ऑन टारगेट में थॉमस टुखल को सोचना होगा कि क्यों क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और क्यों जो है वो बहुत से चांसेस जो है वो मिस किए हैं, और इतने मुश्किल चांसेस भी नहीं थे बायर्न जैसी टीम के लिए। एनीवेज लेट्स सी आगे सीजन में किस तरह से परफॉर्म करते हैं बायर्न म्यूनिख और किस तरह से इस खसारे को पूरा करती है, क्योंकि लेवरक्यूजन ये मैच बराबर करके भी ऑलमोस्ट विन विन सिचुएशन उनके लिए। फीचर जो प्लेयर हमने किए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं और वो है ग्रिमाल्डो। क्या ही शानदार इन्होंने गोल किया था और क्या ही ज़बरदस्त ये खिलाड़ी हैं, फ्री किक पे गोल किया था। जी हाँ, 27 साल स्पेनिश खिलाड़ी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है ग्रिमाल्डो की तरफ से, और फ्री किक स्पेशलिस्ट आपने जैसे कि इनकी परफॉर्मेंस में भी देखा लग रहे थे। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इनके इस मैच में क्या स्टैट्स है, और ये आप देख रहे हैं एक्यूरेट पासेस 89% थे, एक गोल किया है, टचेज 83 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 3 थे, इंटरसेप्शंस जो है वो भी किया है और वो एक की है, रिकवरीज 10 थी, शॉट एक्यूरेसी आप देख रहे हैं 100% थी, और क्लियरेंसेज भी एक थी। अभी तक यह 27 साल स्पेनिश खिलाड़ी एलेक्स ग्रिमाल्डो बहुत ही शानदार खिलाड़ी, फ्री किक स्पेशलिस्ट हमें नज़र आ रहे थे, जैसे कि आपने वीडियोस जो इनकी रीसेंट पास परफॉर्मेंसेस थी वो भी देखी हैं। और 4 मैचेस खेले हैं, उसमें से एक जो है वो गोल किया है और एक असिस्ट किया है, और ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी लेवरक्यूजन को, याबी अलोंसो को इस टूर्नामेंट में जो है वो टॉप पर रहने के लिए। ये एक बड़ा मैच था जो बराबर कर लिया है, और बार बार मैं कह रहा हूँ कि बराबर करना लेवरक्यूजन के लिए जीत से कम नहीं है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख 10 साल की चैंपियन टीम, उनको इस तरह से बराबर करके पॉइंट टेबल पर बर्तरी ले लेना सीज़न के आगाज़ में ही, ये काफ़ी जो है वो मुश्किलात में डालेगा बायर्न म्यूनिख को अभी जो नेक्स्ट मैचेस आएंगे। एनीवेज ये मैच जो है वो 2-2 गोल से बराबर हुआ, और लेट्स सी आगे जो है वो बायर्न म्यूनिख किस तरह से इस खसारे को पूरा करती है। नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, अपकमिंग मैच इस वीकेंड पे बहुत बड़ा होने जा रहा है प्रीमियर लीग का। जी हाँ, न्यूकैसल, लड़खड़ाती हुई न्यूकैसल, जिनको पिछले साल टॉप 4 में हमने देखा, और न्यूकैसल और ब्रेंटफोर्ड का ये मैच है, और न्यूकैसल पिछले साल सबको ही हैरान किया था, थोड़ा सा परेशान भी कर दिया था, लेकिन वो परेशानी इस सीज़न अभी तक ज़्यादा है, क्योंकि कुछ खातर खा परफॉर्मेंसेस वो नहीं दे पा रही। हालांकि लग रहा था इस सीज़न भी, क्या वो मसले हैं, क्या वजह है कि किन वजूहात की बिना पर अभी एक ही मैच जीतने में 4 में से कामयाब हुई है, 4 में से 1 मैच जीता है, तो इस सब पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हेड टू हेड पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद कुछ और बड़ी मज़ेदार अपडेट है जो मैं आपको बताऊंगा। हेड टू हेड दिखाइए। जी आप देख रहे हैं 7 मैचेस खेले गए, 5 जो है वो न्यूकैसल जीती है, एक ही मैच जीतने में कामयाब हुई है ब्रेंटफोर्ड न्यूकैसल के अगेंस्ट। एक ड्रॉ हुआ है मैच, और आप कुछ प्रीवियस मैचेस में भी देख रहे हैं कि 2-1 से न्यूकैसल जीती, 5-1 से न्यूकैसल जीती, 2-0 से न्यूकैसल जीती, और 3-3 से एक मैच बराबर हुआ, और 0-1 से एक मैच ब्रेंटफोर्ड भी जीती हुई है। लेकिन अगर आप बात करें कि पिछले कुछ मैचेस की, तो ब्रेंटफोर्ड को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने 5 मैचेस में से 1 मैच जीता है, जबकि 4 मैचेस उन्होंने ड्रॉ किए हैं। जबकि दूसरी तरफ न्यूकैसल का देखें तो ब्राइटन के अगेंस्ट भी वो हारी है 3-1, और लिवरपूल के अगेंस्ट भी वो हारी है 2-1 से, और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी वो हारी है 1-0 से। उसके साथ साथ 2 मैचेस जीती है 5-1 से और 4-0 से। सिर्फ ये मैचेस, और ये भी काफ़ी पुराने मैचेस हैं, पुराने से मीन्स के काफ़ी अरसा हो गया इनको, काफ़ी मंथ्स हो गए हैं, तो ओवरऑल रिकॉर्ड जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है ब्रेंटफोर्ड का। पॉइंट्स टेबल पे भी इस वक्त क्या पोजीशन है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइनअप पहले देख लेते हैं, दोनों टीम्स का प्रेडिक्टेड लाइनअप कौन सा है, कौन सी टीम किस खिलाड़ी को खिलाने जा रही है। न्यूकैसल का लाइनअप दिखाइए जी। न्यूकैसल में आप ये देख रहे हैं, पॉप जो है वो खेल रहे हैं, ट्रिपियर खेल रहे हैं, सचार खेल रहे हैं, बर्न खेल रहे हैं, टारगेट खेल रहे हैं, लॉन्ग स्टॉप। मिडफील्डर्स की बात करें तो ग्रेमारिस है और जॉलिंटन है, मर्फी है, कैलम विल्सन बहुत ही शानदार खिलाड़ी, और आप फॉर्मेशन भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ गॉर्डन जो है वो भी खेल रहे हैं। अगर हम दूसरी टीम की बात, लाइनअप की बात करें,
एडी हाउ यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे हैं कोच, और ये थॉमस फ्रैंक जिन्होंने बेहतरीन खिलाया इस साल ब्रेंटफोर्ड को। आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको वीसा भी नज़र आ रहे हैं, एम्ब्यूमो भी नज़र आ रहे हैं, हैनरी हैं, जैनलेट हैं, नॉरगार्ड हैं, जॉनसन हैं, हिकी हैं, पिनॉक हैं, बैनमी हैं, बैनमी के साथ कॉलिन्स हैं और फ्लेकन हैं। ये दोनों प्रेडिक्टेड लाइनअप जो हमें लगता है कि शायद खिलाए जाएंगे कल अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होता। लाइनअप के साथ कुछ और न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त 9वें नंबर पर रैंक कर रही है न्यू कैसल। अगर गोल्स की बात करें, हर मैच में गोल्स की एवरेज देखें तो 9th पोजीशन पे है। उस दूसरी तरफ न्यू कैसल को जो है वो प्रीवियस जो 3 गेम्स हैं वो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जीती हुई है। ये एक प्लस पॉइंट है न्यू कैसल के पास कि ब्रेंटफोर्ड का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है न्यू कैसल के अगेंस्ट, तो ये एक प्रेशर होगा ब्रेंटफोर्ड पे कि किस तरह से उनको, क्योंकि होम मैच है न्यू कैसल का, तो एक ये भी एडवांटेज है। और दूसरा पिछले 3 मैचेस जीती हुई है। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है न्यू कैसल के साथ, वो ये है कि पिछले 3 मैचेस हारी है। ब्रेंटफोर्ड के साथ तो तीनों जीती है, लेकिन जो ये ब्रेक, जो इंटरनेशनल ब्रेक था, उससे पहले उनका जो खात्मा हुआ वो अच्छा नहीं था। वो हारे थे, 3 मैचेस हारे हैं। बहुत मुश्किल है उनके लिए कम बैक करना और बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि न्यू कैसल से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ब्रेंटफोर्ड वही ब्रेंटफोर्ड है जिन्होंने पिछले सीज़न मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-0 हराया था। तो इतनी वीक टीम नहीं है, कमज़ोर टीम नहीं आप उसको कह सकते। 6ठे नंबर पर रैंक कर रही है ब्रेंटफोर्ड इस वक्त। अगर गोल एवरेज देखें, हर मैच में गोल करने की एवरेज उनकी उसमें जो है वो 6th पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। और इसके साथ साथ जो है वो उनको इस सीज़न में उन्होंने पेनल्टीज़ भी सबसे ज़्यादा विन की हैं। 2 पेनल्टीज़ अभी तक वो विन कर चुकी हैं जितने भी मैचेस हुए उनमें। और उसके साथ लास्ट जो 7 मैचेस ब्रेंटफोर्ड ने खेले हैं, यानी आखिरी 7 मैचेस जो अभी तक, उसमें से हारी कोई नहीं है। मतलब वो बराबर कर लेते हैं या जीत जाते हैं, हारे नहीं हैं। तो ये यहाँ पर थॉमस फ्रैंक को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितने भी बड़े क्लब्स हमने देखे हैं जो जब अरूज की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले वो यही कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को वो जो गोल कंसीड कर रही है उससे बचाया जाए। अगर गोल्स हो भी रहे हैं तो उसको एटलीस्ट बराबर किया जाए, उसके बाद फिर विन की तरफ जाती हैं। तो ये थॉमस जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और इसका हमें रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। न्यू कैसल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, एडी हाउ के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इंजर्ड हैं। टोनाली जो हैं वो इंजर्ड हैं, वो नहीं खेल पाएंगे। और इटली के जो इटली का मैच हुआ था फ्रेंडली, उसमें वो इंजर्ड हो गए थे। और इसके साथ मैनकिलो जो हैं वो भी नहीं दस्तयाब। तो और बॉटमैन जो है उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि शायद जो डिफेंसिव प्लेयर है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, शायद उनको खिलाया जाए, लेकिन उनके बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो एडी हाउ को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टॉप प्लेयर्स की अगर बात करें तो टॉप प्लेयर्स में जो गोल स्कोरर हैं दोनों टीम्स की तरफ से अभी तक जिन्होंने ज़्यादा गोल्स किए हैं, कैलम विल्सन न्यू कैसल की तरफ से अभी तक सबसे ज़्यादा गोल्स किए हैं न्यू कैसल के लिए इस सीज़न। 31 साल इंग्लैंड के लिए खेलने वाले कैलम विल्सन बहुत ही शानदार खिलाड़ी और न्यू कैसल के लिए भी अवेलेबल है, ये अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा गोल्स भी किए हैं उन्होंने अभी तक जो है वो। इसके साथ अगर दूसरी टीम की तरफ नज़र डालें तो ब्रायन एम्ब्यूमो जो हैं उनके बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा गोल्स किए हैं ब्रेंटफोर्ड के लिए। 24 साल कैमरून के जो खिलाड़ी ब्रायन एम्ब्यूमो, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस इनकी आप देख चुके हैं। और स्टैट्स दिखाइए जी ज़रा दोनों टीम्स के जो टॉप गोल स्कोरर्स हैं अभी तक आप देख रहे हैं 4 गोल्स जो हैं वो एम्ब्यूमो कर चुके हैं। और बिल्कुल जो है वो राइट विंगर की पोजीशन पे भी खेलते हैं और सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे भी खेलते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हमारे पास विल्सन है जो 2 गोल्स करने में कामयाब हुए हैं। एक्सपेक्टेड गोल्स आप देख रहे हैं 4.1 है एम्ब्यूमो का, जबकि 1.4 है विल्सन का। असिस्ट जो है वो कोई भी नहीं किया दोनों में से किसी ने। मिनट्स पर गोल जो है वो 90 है एम्ब्यूमो, जबकि विल्सन आप देख रहे हैं 48 था। यहाँ पर थोड़ा सा एज है कैलम विल्सन को। शॉट्स ऑन टारगेट के अगर स्टैट्स आप देखें पर मैच के तो 2 हैं एम्ब्यूमो, जबकि 2.5 थोड़ा सा आपको यहाँ पर एज नज़र आ रहा है। विल्सन को प्लेयर ऑफ द मैच 1 मिला है एम्ब्यूमो को, जबकि कोई भी नहीं मिला कैलम विल्सन को। और दोनों ने 4 मैचेस खेले हैं अपनी टीम के लिए, 4 मैचेस में अवेलेबल थे इस सीज़न। और लेट्स सी अब किस तरह से इसको ये आई थिंक सो कि एडी हाउ के लिए काफ़ी मुश्किल है ये मैच। न्यू कैसल जिस फॉर्म में आई थी और जिस तरह से चलती आ रही थी, वो न्यू कैसल के ने जो मैनचेस्टर सिटी से मैच हारी थी उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 1-0 हारी थी और काफ़ी क्लोज था वो मुकाबला। तो यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड को किस तरह से टफ टाइम देती है, जो कि पिछले काफ़ी मैचेस हारी नहीं है, 7 मैचेस उन्होंने उनमें से ड्रॉ किए हैं या जीते हैं। लेट्स सी सीज़न सो फार पे एक नज़र डालते हैं कि क्या दोनों टीम का अभी तक सीज़न रहा है। आप देख रहे हैं न्यू कैसल 14वीं पोजीशन पे है, टेबल पोजीशन जो आप देख रहे हैं, 8वीं पे है ब्रेंटफोर्ड।
मैचेस जो जीते हैं तो उन्होंने एक एक जीता। यहाँ पर जो मसला है वो यहाँ पर है, ड्रॉ जो है वो 3 किए हैं ब्रेंटफोर्ड ने, 3 जो है वो हारी है न्यूकैसल। गोल्स पर मैच आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, 2.0 है ब्रेंटफोर्ड, 1.75 न्यूकैसल के है। गोल्स जो कंसीड किए हैं पर मैच वो आप देख रहे हैं वो भी ज़्यादा न्यूकैसल के, 1.75 यानी ज़्यादा उनके अगेंस्ट गोल हुए हैं। और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट आप देख रहे हैं 1.25 उनका पर मैच गोल कंसीडेड जो रेशियो है। क्लीन शीट्स जो है वो 1 रखी है ब्रेंटफोर्ड ने, यानी एक मैच में कोई गोल उनके अगेंस्ट नहीं हुआ, जबकि न्यूकैसल इस खाने में भी आपको 0 ही नज़र आ रहा है। काफ़ी मुश्किल है ये मैच। लेट्स सी इस इस वीकेंड पे कौन सी टीम जो है वो इस मैच को विन करने में कामयाब होती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। जो प्रोग्राम में अब नजर डालेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट पर। जी हाँ, क्या है हमारे पास लेटेस्ट हैपनिंग्स, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास मार्को विराटी, जैसे कि आप जानते हैं पीएसजी को छोड़ के जाने वाले थे, अब छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही शानदार रुखसत किया है। पीएसजी क्लब को भी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी और फैंस को भी। बहुत ही खूबसूरत कुछ मनाजर भी आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिस तरह से उनको पूरे फैंस ने, स्टेडियम पूरा फुल है और बहुत ही शानदार फेयरवेल दिया गया है। कतरी क्लब में जा रहे हैं और अक्सर हमने देखा है जब भी एक बड़ा प्लेयर अपने लाइमलाइट में से गुजर के ट्वाइलाइट पीरियड से आगे जाता है तो हमेशा ऐसे ही किसी क्लब में जाने की ख्वाहिश रखता है जहाँ पर ज़्यादा उस पर प्रेशर्स ना हो, ज़्यादा उन पे जो है वो बर्डन ना हो और अपना वो जस्ट अपना एक करियर जो है वो आगे भी लेके चल सकें। तो मार्को विराटी ऑफ कोर्स पीएसजी के लिए बहुत शानदार उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता और ब्रिलियंट प्लेयर है। लेकिन पीएसजी को इनके जाने के बाद सोचना होगा कि आप किस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है गैब्रियल जीसस। ये इनके बारे में मिगेल आर्टेटा ने बयान तो दे दिया है, लेकिन ये बाकी खिलाड़ियों को अपसेट कर सकता है बयान या नहीं। उन्होंने कहा चेंज आर्सेनल्स वर्ल्ड लास्ट सीजन। चेंज जो किया है आर्सेनल के वर्ल्ड को लास्ट सीजन मिगेल आर्टेटा के मुताबिक ऑफ कोर्स सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था इन्होंने, लेकिन बाकी खिलाड़ियों की भी ऑफ कोर्स उसमें एफर्ट तो थी, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन ये मिगेल आर्टेटा ने ये क्यों कहा है और इनके बारे में ही क्यों कहा है, ये मे बी नियर फ्यूचर में वो इस बयान की वजाहत भी कर दें कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए उस पर नज़र डालते हैं। लूका मॉड्रिच के हवाले से खबर है। लूका मॉड्रिच क्या ही शानदार प्लेयर, क्रोएशियन टीम के लिए इन्होंने क्या ही शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। इनके ऊपर हम काफ़ी स्टोरीज भी कर चुके हैं, जिस तरह इन्होंने खाना जंगी में और जिस तरह जंगों के दरमियान अपनी ज़िंदगी में से निकले और उसके बाद जो है वो एक फ़ुटबॉलर बने। उनके बारे में जो है वो चीफ जो है उनका बयान आया है और ये चीफ हैं रियल मैड्रिड के क्लब के चीफ हैं। उन्होंने कहा है जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था पिछले साल भी इनकी एक्सटेंशन की खबरें कुछ ऐसी आ रही थी कि शायद एक्सटेंड ना करे रियल मैड्रिड लूका मॉड्रिच को, लेकिन किया। अब दोबारा जो है वो कहा जा रहा है कि जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में जो है वो दोबारा से एक नज़रसानी की जाएगी। लेट्स सी उसमें कितने अरसे, अभी तो 1 साल की एक्सटेंशन दी थी, अब कितनी एक्सटेंशन देते हैं नहीं देते, क्या इसके हवाले से डिसाइड होगा जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में, हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है खबर, ये है लमीन जमाल। व्हाट अ टैलेंट लमीन जमाल। ये 16 साल लड़का ऐसा लड़का है जिसके बारे में हम जितनी तारीफ़ करें कम है, और अगर ये इंजरीज़ और इन चीज़ों से बचे रहे तो आप इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनते हुए ज़रूर देखेंगे। बार्सिलोना का फ्यूचर जो है वो उन्होंने सिक्योर कर लिया है, इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है, नया मुआहदा कर लिया और उसके साथ बाल्दा जो है उनके साथ भी कर लिया। यावी को यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए कि वो जो है वो फ्यूचर प्लान्स उनके बड़े अच्छे हैं बार्सिलोना को लेकर, और 5-5 और 4-4 साल के इनके साथ मुआहदे किए गए हैं। और ये टैलेंट ऐसा टैलेंट है जो 1, 2, 3 साल के बाद बार्सिलोना को दोबारा वही मकाम दिलवा सकता है जिस ज़माने में मेसी और जॉर्डी अल्बा और सुआरेज और ये खिलाड़ी जो है वो खेलते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, नेक्स्ट खबर है ये है सैंचो के हवाले से। जेडन सैंचो को लेकर हम आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक परेशान रखा हुआ है एरिक टेन हैग को। एरिक टेन हैग क्यों परेशान है कुछ समझ नहीं आ रही। इन्होंने जो है वो असॉल्टिंग के इनके हवाले से कुछ इश्यूज़ भी थे, फिर इन्होंने ये भी कहा था कि जी वो जो है वो प्रैक्टिस नहीं ठीक करते, जब ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें ठीक। फिर जेडन सैंचो ने उसके ऊपर बयान दिया था कि मेरे कोच जो है वो गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद जो है अब उनसे जब पूछा जाता है, सहाफ़ी भी उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये बात जो है ये सोचने वाली है कि वो क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है जेडन सैंचो को लेकर। एक सिंपल सा जो है वो जवाब दे दें कि भाई वो नहीं है या वो खेल रहा है या वो क्या उसके साथ करने वाले हैं।
यही कुछ मामला एरिक टेन हैग के माजी में भी रहे हैं कुछ प्लेयर्स को लेके, चाहे गोलकीपर हो यूनाइटेड का या है स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, उनके हवाले से भी काफ़ी इसी तरह के मामला थे। एनीवेज लेट्स सी, ये जो कहा है उन्होंने कि मुझे नहीं पता वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो फिर किसको पता होगा। इसके ऊपर क्या अब नेक्स्ट जो है वो जेडन सैंचो कुछ कहते हैं या नहीं कहते। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है ये आपको दिखाते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जी हाँ, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, इनके बारे में क्या ही तारीफ़ करें। रोनाल्डो जो हैं यूवेंटस के लिए आप जानते हैं खेलते थे और खदमात उन्होंने अंजाम दिए हैं यूवेंटस के लिए भी, लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि मुझे जो मेरी तनख्वाहें हैं, जो मेरी वेजेस है वो मुझे पे नहीं कर रहे यूवेंटस वाले, तो वो सोच रहे हैं उनको सू करने का। यूवेंटस पहले ही क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में, पिछले साल यूवेंटस के साथ ऐसा ही हुआ था। तीसरी पोजीशन से डायरेक्ट 15वीं पोजीशन पे गए थे, फिर 7वीं पोजीशन पे आए थे, उसके बाद दोबारा ऊपर आए थे और फिर जो है वो उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको जो चार्जेस हुए थे, जो सज़ा मिली थी, उसमें दोबारा पॉइंट्स कम किए गए थे और पॉइंट टेबल पे नीचे चले गए थे। और यहाँ पर रोनाल्डो का ये कहना है कि उनकी भी वेजेस अभी तक, हालांकि बहुत अरसा गुजर गया रोनाल्डो का जो है वो यूवेंटस के साथ जब खेलते थे, उसके बाद यूनाइटेड में भी आए थे, तो अब लेट्स सी यूवेंटस इस पर क्या एक्शन लेती है या रोनाल्डो वाकई में सू कर देंगे। वैसे तो अब सऊदी प्रो लीग चले गए हैं, अब तो पैसों की फिक्र नहीं उनको होनी चाहिए जितने वो पे कर रहे हैं, बट उनका राइट है, उन्होंने उनके लिए काम किया और उसकी अगर वेजेस उनको अभी तक नहीं दी गई तो यूवेंटस इस पर क्या एक्शन आगे या रिएक्शन देती है ये वक्त बताएगा। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल से रिलेटेड क्या खबरें हैं हमारे पास, आपको बताएंगे। हमारी जो विमेंस टीम है उनकी बहुत शानदार कारकर्दगी रही है मेंस के मुकाबले में 2023 में, और वो क्या रही है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। मौज अहमद हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। मौज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौज, अंडर 16 टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करके ऑल्दो आगे तक नहीं जा पाई, वापस आई है, कैसा इस्तकबाल हुआ है उनका वापसी पे? जी हाँ, बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया है और एक निजी इदारे ने उनके एजाज़ में इशाया भी दी है। अच्छा, उनको बुलाया है और उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा अप्रिशिएट किया है। और ये जो निजी स्पॉन्सर है और ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ ये काफ़ी देर से मुंसलिक है और काफ़ी सब डिफरेंट हैपनिंग्स में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सपोर्ट करता रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि समबडी इज़ एटलीस्ट देयर टू अप्रिशिएट देम। और मुझे प्लेयर्स यानी कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर भी लोग हैं जो उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। हालांकि 2 मैचेस जीते थे उन्होंने और आगे तक क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उस 2 मैचेस पे और परफॉर्मेंस अच्छी देने पे, जो कि हम अपने शोज में भी कहते रहे कि आप एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करें, जो अंडर 16 की टीम ने किया है, नजर आया है और उनको देखे फिर किस तरह से रिसीव किया गया। तो एक अच्छा मैसेज है बाकी हमारे प्लेयर्स और टीम्स के लिए। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। जाफर खान साहब, सज्जाद महमूद साहब जो कोच हैं और गोल कीपिंग कोच भी और दीगर स्टाफ मेंबर्स भी, उन सबको उन्होंने इनवाइट किया और बाकायदा उनको बड़ी रेफरेंस दी है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे उनकी हौसला अफजाई होगी और इस सतह पर हमारी अंडर 16 लेवल पर हमारा जो टूर्नामेंट जो टैलेंट का फ्लो है वो कभी नहीं रुकेगा। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी चीज़, अच्छा इस्तकबाल किया है अंडर 16 टीम का वापसी पर। और उसके बाद अब अगर बात करें तो 6 मुल्की टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो रहा है। ख़वातीन हमारी जो टीम है विमेंस फुटबॉल टीम वो सऊदी अरब पहुंच गई है जी। और क्या मामलात हैं, कुछ पेशरफ्त हुई है, क्या अपडेट्स हैं? जी, मारिया खान को टीम का कैप्टन बनाया गया है और खुशाइन बात यह है आप कह भी रहे थे कल के मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं को बनाया जाएगा क्योंकि रिसेंट रिकॉर्ड भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। जी हाँ, और एक खुशाइन बात ये भी है कि कौमी टीम को दोबारा ज्वाइन किया है एक सीजन्ड प्लेयर ने। अच्छा, 2010 में मलिका नूर जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, डेब्यू किया था अपना। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से 22 अपीयरेंसेस कर चुकी हैं, 10 गोल्स हैं इनके खाते में। अच्छा, और 2010 सैफ चैंपियनशिप में इनका गोल पाकिस्तान की जीत की वजह बना था। अच्छा, तो शी इज एक्सपीरियंस्ड। अभी रिसेंटली शी इज गॉट हरसेल्फ गियर्ड अप इन फुटसल टूर्नामेंट में खेला इन्होंने और वहीं से प्रॉबेबली उन्होंने अपना रास्ता बनाया है नेशनल टीम में अपनी दस्तयाबी। दोबारा से वो फिट हुई हैं और अपने आप को जो है वो ट्रेन किया है और उसके बाद जो है, और आपको लगता है काफ़ी बूस्ट मिलेगा उनके शामिल होने से? टीम जहाँ पे थोड़ा सा लैक कर रही है तो उनकी मौजूदगी में अब वो जो वीकनेस है वो भी दूर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई पहले नुमाइंदगी कर चुका हुआ है और वो एक्सपीरियंसड है और वो उस टेम्परामेंट को समझता है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो डेफिनेटली टीम को एडवांटेज होगा इसका और उनके तजुर्बे से वो उसको फ़ायदा उठाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, 2023 में हमारी विमेंस फुटबॉल टीम की कारकर्दगी कैसी रही है, आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं विमेंस टीम सीजन जो रहा है 2023 का परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। एक पहला मैच आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने जीता है कॉमरोश के अगेंस्ट 1-0
और मॉरिशस के अगेंस्ट 2-1 से पाकिस्तान हारी है। सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट बराबर हुआ था मैच। फिलिपाइन साइड पे आप ये भी देख रहे हैं कौन कौन से ये ओकेजन से फिलिपाइंस के अगेंस्ट जो है वो 2024 से AFC ओलंपिक से क्वालिफायर राउंड 1 में मैच पाकिस्तान हार गई थी 4-0 से। पाकिस्तान का एक और मैच हांगकॉन्ग के अगेंस्ट, वो भी मैच 2-0 से हारी है, लेकिन ताजिकिस्तान के अगेंस्ट 1-0 से जीती है पाकिस्तान। सिंगापुर के अगेंस्ट 1-0 हारी है। मलेशिया और सऊदी अरेबिया के साथ ये मैचेस जो आगे आने वाले हैं, जो कि फ्रेंडली टूर्नामेंट है, और ये मैचेस आप देख रहे हैं 21 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा मलेशिया के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ 24 सितंबर को। और आपको लगता है कि मिला जुला सा वो है, हालांकि अगर मेंस के कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है, बट एटलीस्ट परफॉर्मेंस ग्राफ पे वो कुछ स्पाइक्स क्रिएट करने में कामयाब, कुछ विन्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, जो कि मेंस की तरफ हमें नजर नहीं आते। मलेशिया और सऊदी अरब अब नेक्स्ट मैचेस हैं। मलेशिया ऑफ कोर्स मजबूत टीम है, लेकिन क्या इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को हरा पाएगी? अगर सऊदी अरेबिया के साथ हम बराबर कर सकते हैं तो हमें अपना मोरल हाई रखना चाहिए। नेवर नो क्या हो सकता है। हमारी टीम भी कॉन्फिडेंट है और ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा उनके खिलाफ। चलिए लेट्स सी, और इस पे ऊपर भी हम आपको पूरी अपडेट्स देंगे और मैच हाइलाइट्स भी आपको दिखाएंगे, जो भी परफॉर्मेंसेस हमारी फीमेल यानी वुमेंस टीम जो है वो देगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट जो है वो फुटबॉल की दर्जाबंदी के हवाले से खबर है। क्या है जी ये दर्जाबंदी का क्या मयार है और क्या होता है इसमें? फीफा की रैंकिंग में पाकिस्तान 200वीं पोजीशन पे है, 200 से भी ज्यादा की पोजीशन पे, यानी 200 डबल सेंचुरी हो चुकी है जी। अब ओवरऑल पाकिस्तान के क़याम के बाद से, क्योंकि लीग फुटबॉल, डोमेस्टिक फुटबॉल और बैनुल अक़वामी फुटबॉल का मौका पाकिस्तान को तब से मिलता आ रहा है। सवाल ये है जो अभी भी कम्युनिटी में गर्दिश कर रहा है तब से अब तक, कि पाकिस्तान फुटबॉल का मयार तब से अब तक बेहतर क्यों नहीं हो सका। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि क्रिकेट हैज़ बिन द डोमिनेंट स्पोर्ट इन करप्शन नहीं है उसकी वजह? करप्शन वेल कुछ साल का अगर जायज़ा लिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि करप्शन भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि जब फाइनली हमें रियलाइज़ हुआ था और वी वांटेड टू चेंज थिंग्स, तब हमने लोगों को एम्पावर किया था, उनको सरमायाकारी भी की गई। मुझे एक चीज़ समझ आती है, हमारे जो क्लब्स हैं, जैसे वापडा है, जैसे आर्मी क्लब है हमारा, जैसे बाकी क्लब्स हैं, और कुछ आपने पिछले दफ़ा प्रोग्राम्स में बताया, जिसमें कराची में कुछ क्लब्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी ज़बरदस्त उनकी फैसिलिटीज़ है, एनवायरनमेंट है। मुझे ये समझ नहीं आती, जब हमारी एक डोमेस्टिक लेवल पे या हमारे एक अपने तौर पे, एक इदारे के तौर पे हमारी टीम्स बड़ा अच्छा खेलती है या उनकी अच्छा इन्वायरमेंट है, सब कुछ अच्छा है, वही अच्छा आप शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी जो नेशनल साइड है या जो अपना वो वाला कैंप है वहाँ पे। ये फिलॉसफी तो बहुत ही कारआमद है। अगर इस फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए टीम को ड्राइव किया जाए कि ये आपके अहदाफ हैं, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं ना। एक तो कहा जाए कि आप कुछ नहीं, आपके पास ऑलरेडी ऐसे इदारे हैं या ऐसे टीम्स हैं या ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जो चला रही हैं, जिन्होंने स्टेडियम्स भी बनाए हुए हैं, जो अच्छा अपने खिलाड़ियों को पूरा न्यूट्रिशन भी उनकी कर रही है, पूरी डाइट पे कर रही है, उनके कोचेस पे काम कर रही है। इसी तरह हॉकी में भी हमारे कर रहे हैं लोग, जो है वो इंटरनेशनल कोचेस को बुला के भी उनके सेशंस करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस दिलवाते हैं। हमारे प्राइवेट लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे जो इदारे हैं जो वो ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा जो फेडरेशन है या हमारा, उसको क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि उसी पैरामीटर, उन्हीं सर्कमस्टांसेस को आप इम्प्लीमेंट कर दें उधर और उसके थ्रू काम करें? तो क्या चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। अब इसमें आप ये देखें कि थोड़ी सी बदकिस्मती ये रही है कि फुटबॉल के मुकाबले में क्रिकेट को ज़्यादा देखा और पसंद किया गया है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया में भी अगर आप देखें तो इंडियन फुटबॉल का भी यही ऑलमोस्ट यही हाल है। हाँ, उन्होंने हमसे पहले रियलाइज़ करके उस पर सरमायाकारी करके अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ना लीग का मयार बेहतर हुआ है, ना हमारी फीफा रैंकिंग में कोई तब्दीली देखी गई है। अभी हम ये भी नहीं कहते कि कोई PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जिसने एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान को देना शुरू किए हैं। आप ये देखें, माजी के मुकाबले में कभी भी इतने मुसलसल आपको मैचेस वुमेन्स के लिए नहीं मिलते रहे। Exactly. इस बार मिल रहे हैं। अभी तक ये देख लें, तीसरा दौरा कर रही है बैनुल अक़वामी पाकिस्तान वुमेन टीम जो है। पहले 4 नेशन कप हुआ, फिर ओलंपिक क्वालिफायर हुआ, फिर सिंगापुर हम फ्रेंडली खेलने गए, और अब दोबारा सऊदी अरेबिया ने 6 नेशन कप के लिए हमें इनवाइट कर लिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब हमारी फेड जो है वो अब एक्टिव है। मेंस टीम की तरफ अगर आप देखें तो हम ये नहीं कह रहे कि दिफाई बजट सारा उनके ऊपर लगा के एक ही बार इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का इस्टेब्लिश कर दें कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो एक ही दम जाके इंग्लिश प्रीमियर लीग भी ज्वाइन कर दें। स्लोली ग्रेजुअली ये स्टार्ट बिल्डिंग इट। लेकिन अभी तक देखें ना, अभी तक कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई चीज़ मेकिंग में भी हो तो नज़र तो आती है। अभी तो वही लड़ाइयाँ हो रही हैं जो पिछले 10 साल की हैं कि वो बैठेगा और वो करेगा, वो क्यों कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, तो हमसे क्यों नहीं पूछा, तो मतलब वो इमेच्योर सी चीज़ें वही अभी तक सामने आ रही है।
मतलब एक कोई हमें वो दिखाया ही नहीं दिया एक वो जो कि जी हम इस पैटर्न पे जो है वो अब लेके चलेंगे, ना वो फेडरेशन की तरफ से, ना वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तरफ से, किसी भी तरफ से। और मेरे अपने जो ज़राए उनके मुताबिक जी अभी इलेक्शंस हैं, तो उस वजह से अभी सारी खामोशी है, अभी सारा जो ध्यान है वो इलेक्शन की तरफ है, और जो इलेक्शन में नए लोग आएंगे वही पे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो इसलिए तो जो कोई शक नहीं, नई मैनेजमेंट अपना नया है एक्शन प्लान तो लेकर आएगी। अब उस एक्शन लेकिन पिछलों को अच्छा नहीं करना चाहिए। वो जैसे हमारे यहाँ पे चले, वो क्या कहते हैं, जब वोटिंग होती है उससे पहले तो पॉलिटिशियन भी एक्टिव हो जाते हैं, अपने हल्के का काम करवा देते हैं। तो हमारे आपको नहीं लगता जो अभी बैठे हुए हैं फेडरेशन में लोग, कि अपनी वोटिंग बेहतर करने के लिए, अपनी पोजीशंस को बेहतर करने के लिए उन्हें कुछ काम या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा कि ताकि उनकी भी पोजीशन मजबूत हो, या वो टाइम पूरा कर रहे हैं कि जब आएगा इलेक्शन दूसरे आए और वो करें। नहीं, आपका सजेशन ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और जहाँ तक ये सवाल है कि वो क्यों नहीं कर रहे, इसमें मेरा मुशाहिदा ये था कि उनमें से किसी को भी ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं मिली, मुकम्मल आज़ादी नहीं थी अपना सोचा हुआ प्लान इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि उसमें एक इंटरवेंशन रहती है, एक मज़ामत अंदरूनी रहती है जो देखने में कहीं से ऑर्डर्स आते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते आप, कहीं से एनओसी आपको मिलता है, कहीं रात 12 बजे मिल जाता है, कहीं से आते हैं, ये आज तक नामालूम है कि कहाँ से आते हैं और क्या होता है। एनीवेज चले, एटलीस्ट हम तो यही विश कर सकते हैं कि जो है वो टीम हमारी अच्छी हो जाए। हमारा स्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा टीम बेचारी कुछ नहीं कर, क्योंकि टैलेंट आप ये नहीं कह सकते हमारे पास नहीं, टैलेंट हमारे पास बेहतरीन। अगर विमेंस ऐसा परफॉर्म कर सकती है तो मेंस भी कर सकते हैं और उनका ज़्यादा एक्सपोजर भी है। लेकिन मसला वही है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर हमारा डेवलप नहीं है, प्लेयर्स को भी पता नहीं है उन्होंने अगला मैच खेलना है नहीं खेलना है। कैप्टन एक में एक होता है, अगले मैच में शहजाद अनवर साहब किसी और को बना देते हैं, तो एक पता ही नहीं है चीज़ों का ना कि किस तरह से करना है। बस वो उसी वक्त जो बस दिमाग में समझ आया ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, को वो पेपर पे और कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। बिल्कुल जी हाँ। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी फुटबॉल स्किल्स की वीडियोस भेजें। जैसे हमें माज पाकिस्तान भर से जो है वो बच्चे जो हैं वो किड्स जो क्लब्स में खेल रहे हैं या नहीं भी खेल रहे, वो अपनी वीडियोस भेजते हैं। अब हम उन्हें फीचर करते हैं ताकि जिनमें टैलेंट होगा उनको फिर हम अपने प्रोग्राम में भी इन्वाइट करेंगे, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का कैंप है, नेशनल साइट हमारी, उस तक पहुंचने में भी मदद करेंगे। चाहे वो अंडर-16 की अगर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वहाँ पे उनको पहुंचाएंगे, या फिर 23 की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वहाँ पर पहुंचाएंगे, या फिर अंडर-12 की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वहाँ पर उनको पहुँचाने में पूरी मदद करेंगे। गुलाम मोहिउद्दीन है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर, उन्होंने हमें वीडियो भेजी है, दिखाइए जी गुलाम मोहिउद्दीन। रात के वक्त में ये आप देख रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, स्किल्स देखिए, डॉजिंग स्किल्स। माज क्या कहते हैं वो, ये आई थिंक बड़ा उन्होंने एहतमाम करके ये जो ट्रेनिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहा है। ये साथ में जो है वो कोचेज़ भी हैं, और कोचेज़ जो है वो पूरा ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरह प्रॉपर सुपीरियर कॉलेज गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है, और ये अपनी पब्लिसिटी भी उन्होंने कर दी है कॉलेज की। एनीवेज जो है वो प्रॉपर खेलते हैं फुटबॉल, और हमने गुजरांवाला और इन एरियाज़ में काफ़ी ऐसा टैलेंट देखा भी। ये देखिए स्किल्स देखिए आप, बहुत ही शानदार। मोहिउद्दीन कीप इट अप, और हमें कुछ और भी वीडियोस अपनी बना के भेजिए, आप भी भेजिए ताकि हम आपको भी फीचर करें। बहुत शुक्रिया माज अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम के लिए। बस इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अगर आप प्रोग्राम को रिपीट में देखना चाहते हैं, fastsports.tv हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं फास्ट स्पोर्ट्स PK। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।